नमस्कार सभी को। आज के वीडियो में हम राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2017 की मुख्य परीक्षा में आया हुआ कक्षा 5 का पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि वर्ष 2024 में कक्षा 6 के लिए होगा। ये 2017 के प्रश्न वर्ष 2024 में एंकर प्रश्नों के रूप में आएंगे और साथियों बहुत अधिक संभावना है कि इस प्रश्न पत्र से कुछ प्रश्न वैसे के वैसे जैसे के जैसे ही आपसे वर्ष 2024 में भी पूछ लिए जाए और इस प्रश्न पत्र के पैटर्न आधारित क्वेश्चन ही मुख्य परीक्षा 2024 में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सॉल्यूशन। यह है नेस 2017 का मुख्य सर्वे का प्रश्न पत्र, जो कि कक्षा 5 के लिए था और इस वर्ष 2024 में यह कक्षा 6 के लिए होगा। तो कक्षा 5 में सर्वे नहीं हो रहा है, कक्षा 6 को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर भाग 1, नीचे दी गई कहानी को पढ़िए। यहाँ पर एक कहानी दी गई, इस कहानी को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। सावधानी से शरीर को संभालते हुए तेंजिंग और हिलेरी दोनों एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई कर रहे थे। सबसे पहले आपको जो भी अनुच्छेद वहां पर आए उसे बड़े ही ध्यान से पढ़ना है और उसके कीवर्ड को विशेष रूप से ध्यान रखना है। उनका शरीर थक कर चूर हो चुका था, लेकिन उनके हौसले में कोई कमी नहीं आई थी। वे आगे बढ़ते जा रहे थे। तेंजिंग ने पांव रखने और हाथ गड़ाने के लिए बर्फ के गड्ढे बनाए। चलते चलते सामने लगभग 12 मीटर ऊंची एक बर्फ से ढकी चट्टान दिखी। वह एकदम सीधी थी। बड़ी कठिनाई और सावधानी से एक एक पांव गड्ढों में रखते हुए वे ऊपर चढ़े। आखिर चट्टान की चढ़ाई का अंत आ ही गया। चट्टान की चोटी दिखाई देने लगी। अब क्या था, वे दोनों एवरेस्ट पर्वत के शिखर पर पहुंचे थे। एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तेंजिंग और हिलेरी ने एक दूसरे को उत्साह से देखा। उनका मन आनंद से भर गया था। तो यह था आपका अनुच्छेद और यह अनुच्छेद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के संबंध में दिया गया है। अब इस पर आधारित क्वेश्चनों के आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, तेंजिंग और हिलेरी एवरेस्ट पर चढ़ सके। यहाँ पर चढ़ सके पूछा जा रहा है, ठीक है। चढ़ सके क्योंकि वे बहुत आनंदित थे, वे बहुत हिम्मत वाले थे, वे बहुत परेशान थे, वे बहुत थके हुए थे। तो इसका सही आंसर आपका यह बी वाला आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि तेंजिंग और हिलेरी बहुत ही हिम्मत वाले थे। उन्हें रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां आई। यदि वे हिम्मत वाले नहीं होते तो वापस लौट आते। तो उनकी हिम्मत के कारण ही वे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, एवरेस्ट की सबसे खास बात क्या है? आपको यहाँ पर 4 बातें दी गई है। इन चारों बातों में से देखकर बताना है कि माउंट एवरेस्ट की सबसे खास बात क्या है। यह एक खतरनाक पहाड़ है, यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर आपको अंडरलाइन भी किया हुआ था कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, तेंजिंग और हिलेरी को चट्टान पर चढ़ने में कठिनाई क्यों हो रही थी? चट्टान बिल्कुल सीधी थी, इस कारण से परेशानी हो रही थी, कठिनाई आ रही थी, या फिर चट्टान की बर्फ पिघल रही थी, या फिर चट्टान पर बहुत गड्ढे थे, या चट्टान पर जंगली जानवर थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्योंकि चट्टान बहुत ही सीधी थी, इस कारण से चट्टान पर चढ़ने में बहुत ही कठिनाई हो रही थी। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4,
तेंजिंग और हिलेरी उत्साहित क्यों हो गए? क्या कारण था कि तेंजिंग और हिलेरी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद उत्साहित हो गए? उन्होंने सीधी चट्टान देखी, दोनों ने बर्फ में गड्ढे कर लिए थे, वे आसानी से बर्फ में चल सके थे, या फिर दोनों ने पर्वत पर चढ़ाई पूरी कर ली थी इसलिए वे उत्साहित थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा कि वे दोनों इसलिए उत्साहित थे क्योंकि उन दोनों ने बहुत ही कठिनाई से पर्वत पर चढ़ाई की और यह चढ़ाई का कार्य उन्होंने पूरा कर लिया था। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, तेंजिंग और हिलेरी का मन खालिस्तान से भर गया था, थकान से, दर्द से, आनंद से या सुख से। तो उन्होंने अपनी यात्रा पूरी कर ली, उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर ली, इस कारण से उनका मन आनंद से भर गया था। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पर भाग 2 है। इस भाग 2 के अंदर भी एक अनुच्छेद दिया गया है और बहुत ही IMP अनुच्छेद दिया गया है, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी दी गई है। बहुत पुरानी बात है, एक व्यापारी के घर में चोरी हो गई। व्यापारी राजा कृष्णदेव राय के पास पहुंचा और चोरी के बारे में बताया। राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री तेलानीराम से कहा, आप ही पता लगाइए कि चोरी किसने की है। राजा ने किसको यह कार्य दिया चोरों को पकड़ने का? बुद्धिमान मंत्री तेलानीराम को। तेनालीराम ने व्यापारी के सारे नौकरों और मित्रों को बुलाया और सबको एक छड़ी दी। सभी छड़ियां बराबर थी। क्या किया तेनालीराम ने? तेनालीराम ने सभी नौकरों और मित्रों को बुलाया। किसके मित्रों को बुलाया? व्यापारी के। और सबको एक एक छड़ी दे दी। सभी छड़ियां बराबर बराबर थी। अब तेनालीराम ने कहा, इन छड़ियों को आप सब अपने अपने घर ले जाएं और कल सुबह वापस ले आएं। इन सभी छड़ियों में एक खास बात है कि ये चोर के पास जाकर एक उंगली के बराबर अपने आप बढ़ जाती है। बड़ा ही बुद्धिमान मंत्री था उनका। उन्होंने सभी व्यापारी के नौकर और मित्रों को बुलाया और कहा कि आप एक एक छड़ी अपने घर ले जाइए और जो भी चोर होगा उसकी जो छड़ी है वह एक एक उंगल बढ़ जाएगी। जो चोर नहीं होता है उसकी छड़ी ना बढ़ती है ना ही घटती है। इस प्रकार मैं असली चोर की पहचान कर लेता हूं। सभी एक एक कर छड़ी लेकर अपने अपने घर चल दिए। उन्हीं में व्यापारी के यहाँ चोरी करने वाला चोर भी मौजूद था। घर पहुंचकर उसने सोचा, किसने सोचा? जिसने चोरी की थी वह भी एक छड़ी लेकर अपने घर गया। तो उसने सोचा, अगर कल सुबह राजा के सामने मेरी छड़ी एक उंगली बड़ी निकली तो वे मुझे तुरंत पकड़ लेंगे, फिर न जाने वे कैसी सजा दे। इसलिए क्यों ना इस विचित्र छड़ी को एक उंगली के बराबर काट दिया जाए। चोर ने ऐसा ही किया। फिर उसे घिस घिस कर ऐसा कर दिया कि पता ना चले कि वह काटी गई है। सुबह चोर अपनी छड़ी लेकर खुशी खुशी राजा के यहाँ पहुंचे तो सभी वापस, जो भी उसके मित्र थे, जो भी उस व्यापारी के नौकर थे जिनको उसने छड़ियां दी थी, वे सभी अपनी अपनी छड़ी को लेकर दरबार में पहुंचे। तेनालीराम एक एक कर छड़ी देखने लगे। जब चोर की छड़ी देखी तो वह एक उंगली छोटी पाई गई। तो यहाँ पर इस प्रकार का बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद था। अब इसके आधारित हमें क्वेश्चनों के आंसर देखना है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 6, चोर का पता लगाने के लिए तेनालीराम ने किसे बुलाया? राजा को, राजा और व्यापारी को, व्यापारी के नौकरों को, या फिर व्यापारी के सारे नौकर और सारे इष्ट मित्रों को? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब इसके बाद
प्रश्न नंबर 7, राजा ने तेनालीराम को चोर का पता लगाने के लिए क्यों कहा? ऐसा राजा ने तेनालीराम से क्यों कहा कि आप चोर का पता लगाइए, या यह समझ सकते हैं कि तेनालीराम का ही चुनाव राजा के द्वारा ऐसा कार्य करने के लिए क्यों किया गया? राजा तेनालीराम को पसंद करते थे, या फिर तेनालीराम को चोर के बारे में पता था, या फिर तेनालीराम के पास जादुई छड़ियाँ थी, या फिर तेनालीराम सबसे बुद्धिमान मंत्री थे? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यह एक प्रकार का आईएमपी प्रश्न है, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे इंडिविजुअल रूप से भी पूछे जाते हैं। इस विचित्र घड़ी को एक उंगली के बराबर काट दिया जाए। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस में एक वर्ड है विचित्र, इसे अंडरलाइन किया गया है। तो इस विचित्र घड़ी को एक उंगली के बराबर काट दिया जाए, इस वाक्य में विचित्र का अर्थ क्या है? टूटी हुई, बड़ी, अनोखी या फिर पुरानी? तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका गा वाला हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी के रूप में आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कि विचित्र शब्द होता है, इसका अर्थ होता है कि कोई अनोखी बात हो, विचित्र बात हो। ओके, चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 9। सुबह चोर अपनी छड़ी के साथ खुशी खुशी राजा के यहाँ पहुंचा। इस वाक्य में कौन सा शब्द किसी कार्य के होने को दर्शाता है? किसी भी कार्य को होने के लिए दर्शाने वाला शब्द क्या होना चाहिए दिए गए वाक्य में? तो यहाँ पर सुबह चोर अपनी घड़ी के साथ, तो जो चोर था शब्द, यह चोर आपका संज्ञा हो जाएगा। अपनी छड़ी के साथ खुशी खुशी, तो यहाँ पर यह आपकी विशेषण हो गई। राजा के यहाँ पहुंचा, तो पहुंचना आपका जो शब्द है वह इस सेंटेंस में कार्य के होने को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, कहानी के अंत में क्या हुआ? कहानी का जो एंड है उसमें क्या हुआ? छड़ियों को नापा गया, चोर को पकड़ लिया गया, व्यापारी के यहाँ दूसरी चोरी हो गई, या चोर को डर लगने लगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, कि जो तेनालीराम था उसने सभी की छड़ियों को नापा, और जिसकी छोटी छड़ी पाई गई वही चोर था। तो इस प्रकार उन्होंने चोर को पकड़ लिया, लेकिन कहानी के अंत में सभी छड़ियों को नापा गया था, इसलिए आपका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 11 के लिए भाग 3 दिया गया है। यहाँ पर आपको 2024 की नेस के अंदर भी एक पोस्टर जरूर आएगा, तो आपको पोस्टरों का अभ्यास कर लेना है। तो यहाँ पर एक पैटर्न दिया गया है पोस्टर का, आप इस पोस्टर को ध्यान से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलिए नीचे दिया गया विज्ञापन देखिए, यह पोस्टर दिया गया है कविताओं के बारे में, कविताओं के पोस्टर हैं। तो यहाँ पर कविताओं के पोस्टर दिए गए हैं। अब यहाँ पर पढ़ो, और फिर चाहो तो अपने दोस्त को उपहार में दे दो। आप चाहें तो इन पोस्टरों को, कविताओं के पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद अपने दोस्त को गिफ्ट में दे सकते हैं। कविता पोस्टर के इस पहले गुच्छे में है 12 कविताएं, कीमत केवल 25 रुपए प्रति नग। इन्हें मंगाने के लिए तुम नीचे दिए गए पते पर लिख सकते हो, या फोन कर सकते हो, या आप चाहें तो सीधे ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। तो 3 तरीके दिए गए हैं, या तो लिख के मंगाइए, या फोन करिए, या सीधे ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, और ये दिया गया है एड्रेस। चलिए इतनी जानकारी यहाँ से हमने कलेक्ट कर ली। अब इसके बाद इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इस विज्ञापन में किसके बारे में बताया गया है? दोस्तों को बुलाने के बारे में, संपादक को लिखने के बारे में, कविताओं के पोस्टर के बारे में? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट
हो जाएगा। कविताओं के पोस्टर के बारे में बताया गया है इस विज्ञापन में। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 12, कविताओं के पोस्टर को मंगाने के लिए आप क्या करेंगे? व्यक्ति भेजेंगे, फोन करेंगे, कविता भेजेंगे या फिर उपहार भेजेंगे? तो यहाँ पर 3 तरीके दिए गए थे। उन 3 तरीकों में से एक तरीका है आपका बी ऑप्शन वाला फोन करने का। या तो आप लिख सकते हैं या फोन कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों नहीं दिए गए हैं। तीसरा तरीका दिया गया फोन करेंगे, ये नहीं दिया गया है, यह भी नहीं दिया गया है, यह भी नहीं दिया गया है। अब इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 13, आप कविताओं के एक पोस्टर को कितने रुपए में खरीद सकते हैं? उसकी कीमत भी पोस्टर के ऊपर दी गई थी। चलिए देख लेते हैं कितने रुपए की कीमत दी गई थी। 25 रुपए प्रति। इस किताब को क्या बोलते हैं? प्रति बोलते हैं। तो 25 रुपए प्रति। तो यहाँ पर आपकी जो कीमत है वो 25 रुपए है, जो कि सी ऑप्शन के अंदर दी गई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, विज्ञापन में कविता पोस्टर के बारे में क्या बताया गया है? इस विज्ञापन में कविता पोस्टर के बारे में क्या बताया गया है? कविताओं के पोस्टर खुद से बनाने के बारे में, या फिर कविताओं के पोस्टर सजाने के बारे में, या फिर पोस्टर मुफ्त में पाने के बारे में, या फिर पोस्टर मित्रों को उपहार के रूप में दिए जाने के बारे में? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। पोस्टर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप इन प्रतियों को मंगाइए, पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद अपने मित्रों को उपहार में भी आप इसे दे सकते हैं। और ये 3 बातें इसके अंदर नहीं दी गई है। तो हमें पोस्टर से बाहर दिमाग नहीं लगाना है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? कौन सा शब्द आपका संज्ञा होगा, आपको यह बताना है। दोस्त, उपहार, बुलाना या फिर आदेश? तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला आपका राइट हो जाएगा। जो दोस्त शब्द है वह आपका संज्ञा शब्द कहलाता है। उपहार नहीं, बुलाना नहीं, आदेश नहीं। तो संज्ञा की परिभाषा आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो या फिर वस्तु हो या फिर स्थान का नाम हो, ये सभी जो है संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो जो दोस्त है वह एक व्यक्ति होता है। आपको थोड़ा सा और यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि ये जो दोस्त शब्द है ये एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा होता है। जातिवाचक संज्ञा, तो आपको यहाँ पर इंडिविजुअल भी इसे याद रखना है कि दोस्त एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा है। चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिए गए चित्र में, यहाँ से आपका पर्यावरण स्टार्ट होता है, जो कि 2024 में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में पूछा जाएगा। दिए गए चित्र में आप देख रहे हैं कि आधे खाए हुए फल के टुकड़ों के ऊपर बहुत सी चींटियां हैं। इसमें चींटी की किस विशेषता का पता चलता है? या मोस्ट आईएमपी प्रश्न है और मैं बड़े ही कॉन्फिडेंस से आपको कह सकता हूं कि 2024 की एग्जाम में आपसे हूबहू यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चींटियों की विशेषताओं से संबंधित आपका एक क्वेश्चन आएगा और चींटियों की एक ही विशेषता पर क्वेश्चन तरह तरह से पूछे जाते हैं और वह है चींटियों की सूंघने की क्षमता तीव्र होती है। आपको यह याद रखना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा कार्ड आप 18 वर्ष की उम्र के पश्चात ही प्राप्त कर सकते हैं? यह भी एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और हो सकता है कि यह भी आपका हूबहू 2024 के एग्जाम में पूछा जाए। हमने 18 सप्ताह के दौरान इस क्वेश्चन को 5 से 7 बार रिपीट कर लिया है। तो यह क्वेश्चन वैसे ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप बड़े ही ध्यान से समझिए
कि 18 वर्ष की उम्र के बाद प्राप्त होने वाला कार्ड कौन सा है। आधार कार्ड बचपन से कभी भी आप बनवा सकते हैं। राशन कार्ड के लिए कोई उम्र की आवश्यकता नहीं। जन्म प्रमाण पत्र जन्म होते ही बनता है। और एकमात्र बचता है मतदाता पहचान पत्र, जिसे हम वोटर कार्ड भी कहते हैं। और यह वोटर कार्ड 18 प्लस की आयु के बाद में ही व्यक्ति बनवा सकता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न दिए गए चित्र के अनुसार एक्स वाई जेड डिब्बों में सबसे कम वजन किसका है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर यह यहाँ है और यह यहाँ है। कुल मिलाकर वजन पूछा जा रहा है कि किसका वजन ज़्यादा है। यह 10 ग्राम का वाट रखा हुआ है, एक वजन रखा हुआ है 10 ग्राम का। तो यहाँ पर यह एक्स का पलवा ऊपर है तो इसका वजन सबसे कम दिखाई देता है। यहाँ पर वजन बराबर होगा और यहाँ पर वजन इसका ज़्यादा है। तो जेड का तो ज़्यादा है, यह क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, यह कैसा है, बराबर है। और यह कैसा है, यह है आपका कम। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो एक्स वाई और जेड में से सबसे कम वजन किसका है। यदि यहाँ पर कम की जगह ज्यादा कर दिया जाए तो आप इस चित्र को ही रट के ना चले जाइए। आप इन पलवों को बड़े ही ध्यान से देखिए कि किसका वजन ज्यादा है। तो ज्यादा तो है जेड का, कम किसका है तो यहाँ पर एक्स का, और बराबर किसका है तो वाई का। ओके, चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर आपका 19। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित वस्तुओं को मिट्टी में दबाया गया। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, पर्यावरण के ऊपर यह क्वेश्चन बनाया गया है और एनवायरनमेंट से आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वस्तुओं को मिट्टी में दबाया गया, कुछ वर्षों बाद उन्हें खोदकर निकाला गया। कौन सी वस्तु में सबसे कम परिवर्तन होगा आपको बताना है। आपने यदि मान लीजिए संतरे के छिलके मिट्टी में दबा दिए, या फिर पेपर की प्लेट दबा दी, या फिर प्लास्टिक का कप दबा दिया, या फिर कपड़े का थैला मिट्टी में दबा दिया, तो कौन सी चीज सुरक्षित निकलेगी। मान लीजिए इन चारों को ही दबा दिया तो कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद आप किस वस्तु को वैसा का वैसा ही पाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो प्लास्टिक का कप है, प्लास्टिक का होने के कारण यह सड़ेगा गलेगा नहीं, तो यह आपको वैसा का वैसा ही मिल जाएगा मिट्टी के अंदर। इसीलिए प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है कि प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें, ताकि यह जो है पर्यावरण के लिए हानिकारक ना हो। यदि आप कम से कम उपयोग करेंगे प्लास्टिक का तो पर्यावरण के लिए बेहतर होगा। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 20, नीचे दी गई आकृतियों के अनुसार चांद का कौन सा चरण है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। यहाँ पर आपको बताना है कि इसको यदि हम आगे बढ़ाएं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्ण चांद है। ठीक है, 100% मान सकते हैं इसे कि यह 100% चांद दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आधा हो गया, 50% हो गया, और यहाँ पर उससे कम हो गया। तो अब क्या होगा, इस सीक्वेंस में आगे बढ़ें तो और कम हो जाएगा। तो और कम कहाँ पर दिया गया है, और कम आपको दिया गया है डी ऑप्शन के अंदर। तो आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा प्रश्न नंबर 20 का। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, आपकी दोस्त को सुबह से लगातार उल्टियां और दस्त हो रहे हैं, उसकी इस हालत का क्या कारण हो सकता है। यह भी एक आईएमपी क्वेश्चन है और भोजन से संबंधित, स्वच्छता से संबंधित आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। उसने रात को घर का स्वच्छ और पौष्टिक भोजन किया। यदि ऐसा किया होता, कैसा पौष्टिक और स्वच्छ भोजन, तो उल्टियां होती क्या, दस्त लगते क्या, तो यह गलत है।
उसने ऐसी दुकान से खाना खाया जो बिना ढका हुआ था। तो यह आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद भी दो और हमें पढ़ना है। उसने रात में अच्छी नींद ली, या फिर उसने खाना खाने से पहले अच्छी तरह से हाथ धोए। तो ऐसा भी गलत है। ऐसा करने से उल्टी दस्त नहीं होते हैं और ऐसा करने से भी उल्टी दस्त नहीं होते हैं। इसका अर्थ यह है कि उसने जो खाना खाया वह खराब था। ठीक है, वह खाना खराब हो चुका था, वह बिना ढका हुआ खाना था, जिसके कारण से उसको उल्टियां और दस्त हुए। चलिए, इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 बिल्कुल मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। एक उबला हुआ गर्म अंडा ठंडे पानी के एक प्याले में रखा गया। तो मान लीजिए यह एक प्याला है, इस प्याले में पानी भरा हुआ है और पानी कैसा भरा हुआ है? ठंडा भरा हुआ है। यहाँ तक कैसा पानी है? यह जो पानी है यह है ठंडा पानी। इसके अंदर एक उबला हुआ अंडा, ये अंडा कैसा है? गर्म है। इसको डाला गया तो इन दोनों के तापमान में क्या बदलाव होगा? मान लीजिए अंडा यहाँ पर आ गया, गर्म अंडा, पानी थोड़ा ठंडा और अंडा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। तो पानी तो पहले से ही ठंडा है, तो और क्या ठंडा होगा? गलत है। पानी थोड़ा गर्म और अंडा थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर राइट दिखाई देता है। हमें और पढ़ना है। पानी और अंडा दोनों और अधिक गर्म हो जाएंगे। गलत। पानी और अंडा दोनों और अधिक ठंडे हो जाएंगे। यह भी गलत। तो हमेशा यह क्वेश्चन आपसे यह जानना चाह रहा है कि आपका ऊष्मा का संचालन किधर से किधर होगा। हमेशा ऊष्मा का जो संचालन है वह आपका गर्म से कोल्ड की तरफ होगा, गर्म से ठंडे की तरफ होगा। तो गर्म आपका ये था, ठंडा आपका ये था। तो थोड़ा सा इस तरफ से ऊष्मा का संचालन होकर थोड़ा पानी गर्म हो जाएगा और थोड़ा अंडा ठंडा हो जाएगा। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है पौधों का उनकी बढ़ती हुई लंबाई के अनुसार वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे जड़ी बूटी, झाड़ी और पेड़। इससे जुड़ा हुआ निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? घास एक पेड़ है, पुदीना एक झाड़ी है, या फिर गुलाब एक झाड़ी है, या फिर आम का पौधा एक जड़ी बूटी है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। लेकिन आप इस क्वेश्चन को और सर्च करिए और जानकारी लीजिए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से 99% इसका आंसर गुलाब एक झाड़ी ही होगा। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और हो सकता है कि यह क्वेश्चन वैसा का वैसा ही आपसे 2024 में भी पूछ लिया जाए। नीचे दिया गया चित्र देखिए। यहाँ पर चित्र देख पा रहे हैं। इस चित्र में यहाँ तक जो है तेल भरा हुआ है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है और नीचे की तरफ मिट्टी दिखाई दे रही है। ठीक है, यह आपका तेल, यह आपकी मिट्टी और यह आपकी पानी और यह मिट्टी है। इसके अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही है? ऊपर क्या है? यहाँ पर तेल है, नीचे उसके पानी है और उसके नीचे मिट्टी दी गई है। चलिए, निष्कर्ष निकालते हैं। पानी तेल से भारी है। यदि पानी तेल से भारी है तो तेल ऊपर और पानी नीचे। पानी तेल से भारी है। भारी कौन है? पानी। पानी क्या है? भारी है। यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपको पढ़ने में। पानी तेल से भारी है, तो भारी जो होता है वह नीचे है और हल्की वस्तु हमेशा ऊपर रहेगी। तो क्या यह ऑप्शन आपका सही है या गलत है? तो यहाँ पर यह ऑप्शन आपका सही वाला है। चलिए और पढ़ते हैं। तेल पानी से भारी है। कौन? तेल पानी से भारी है। यदि तेल पानी से भारी होता तो वह पानी के नीचे की तरफ होता है, तो यह गलत है। पानी मिट्टी से भारी है। पानी यदि मिट्टी से भारी होता है तो मिट्टी ऊपर होती है और पानी नीचे होता है, तो यह भी गलत है। इसके बाद
तेल मिट्टी से भारी है। तेल यदि मिट्टी से भारी होता है तो तेल नीचे होता है और मिट्टी ऊपर होती है, तो यह भी गलत है। कुल मिलाकर आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो हल्की वस्तु होती है, कैसी होती है? हल्की वस्तु वह भारी वस्तु के ऊपर तैरती है। ठीक है, तो यहाँ पर पानी आपका भारी है और तेल आपका हल्का है, इसलिए वह उसके ऊपर तैर रहा है। यहाँ पर मिट्टी ये क्या है? भारी है, लेकिन इस मिट्टी से हल्का क्या है? पानी है। पानी और मिट्टी की यदि तुलना की जाए तो पानी जो है हल्का है मिट्टी की तुलना में भार में, इसलिए यह मिट्टी नीचे और पानी ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर भार की तुलना करना है। ओके, चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 25, केचुए को किसान का परम मित्र क्यों कहते हैं? वह कीड़ों के लिए अंडे देता है, वह कौवों का खाना होते हैं, वह मिट्टी में पोषक तत्वों को बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद, और यह क्वेश्चन भी एक IMP क्वेश्चन है और इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपका पूछा एग्जाम में जाएगा कि किसान का मित्र केचुआ होता है, सांप को भी किसानों का मित्र कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है? इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। या फिर काक भगोड़े से लेकर भी कुल मिलाकर सेंटर में किसान को रखकर, खेती को रखकर, उससे संबंधित वहां पर पलने वाले जीवों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 30 तक ही कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 31 से 45 तक मैथमेटिक्स है और वो आपको अगले पार्ट में मैं कंप्लीट करवाऊंगा। नीचे दिए गए चित्र के अनुसार वर्ष 2016 में मिट्टी के तेल का उपयोग कितने घरों में हुआ? यहाँ पर ग्राफ दिया गया है और मिट्टी के तेल का उपयोग कितने घरों में दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर जो ग्राफ दिया गया है इसमें मिट्टी का तेल का ग्राफ है और आपको इस प्रकार से देखना है। तो यहाँ पर वह अंक है आपका 20। यहाँ पर घरों की संख्या दी गई है, तो घरों की संख्या 20 है जिसमें मिट्टी का तेल का उपयोग हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा कार्य पुलिस का नहीं है? यह जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन बनता है। सार्वजनिक संपत्ति का बचाव करना, नियम और कानून का पालन करना, भीड़ को नियंत्रित करना या फिर ऋण देना। तो ऋण देना, जो लोन देने का कार्य है, यह पुलिस का नहीं है। तो ये सारे काम पुलिस के हैं और यह कार्य पुलिस का नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, क्या होगा यदि लड़कियों को खेल खेलने की अनुमति नहीं होगी? यदि लड़कियों को गेम्स में एक्टिविटी करने का मौका ना मिले तो उनका क्या होगा? उन्हें टेलीविज़न देखने का बहुत अधिक समय मिल जाएगा, उनके शारीरिक विकास में बाधा आएगी, या उन्हें अधिक पढ़ने का प्रोत्साहन मिलेगा, या फिर उन्हें दोस्त बनाने का प्रोत्साहन मिलेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उनके शारीरिक विकास में बाधा आएगी, उनकी फिजिकल फिटनेस उतनी बढ़िया नहीं रहेगी क्योंकि वे गेम्स में एक्टिव नहीं होंगे। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 29 मोस्ट IMP क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में नेस सर्वे के अंदर आपसे रेगिस्तानी पौधों के बारे में जरूर पूछा जाएगा और ज़्यादा संभावना होती है नागफनी की। रेगिस्तान में उगने वाले नागफनी के पौधे की पत्तियां कांटे के आकार की होती है। पत्तियों के कांटे के आकार का होना पौधों की किस प्रकार से सहायता करता है, आपको यह बताना है। आपको चित्र में एक नागफनी का पौधा भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर इसके कांटे लगे हुए हैं। तो ये कांटे किस प्रकार से मदद करते हैं इस पौधे की, आपको यह बताना है। ऑप्शन ए, पानी को अवशोषित करने के लिए, पानी के वाष्पीकरण को कम करने के लिए। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो पानी का वाष्पीकरण है वह कम होगा यदि यहाँ पर कांटे होंगे
तो और यदि इस प्रकार के जो पत्ते होते हैं तो इस प्रकार के पत्तों में हवा ज़्यादा लगती है, सूरज की रोशनी ज़्यादा लगती है, तो उसके कारण से पानी जो है ज़्यादा वाष्पीकरण होता है और पानी पौधों को जल्दी सूख जाता है। तो रेगिस्तानी पौधा है तो रेगिस्तान में पानी की वैसे ही कमी होती है, तो वहाँ पर पौधों को अपने आप ही मेंटेन करना होता है। चलिए इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। नीचे दी गई तालिका को देखो, इसमें पटना में सूर्य उदय और सूर्यास्त का समय दिया गया है। चलिए देखते हैं, यहाँ दिनांक दी गई है, यहाँ सूर्य उदय का समय, यहाँ सूर्यास्त का समय। प्रश्न क्या है वह देख लेते हैं। तालिका के अनुसार किस दिनांक को सूर्य उदय जल्दी हुआ है? तो यहाँ पर सूर्य उदय जल्दी हुआ यह पूछा जा रहा है। तो सूर्य उदय का समय यहाँ पर दिया है 5:45, 6:05, 5:55, 5:50। इन सभी में जल्दी वाला टाइम कौन सा है? तो 5:45। यह इन दिए गए चारों समय में सबसे कम समय है। 5:45 के बाद आपका 5:50, फिर 5:55 और 6:05। तो ये जो टाइम है यह सबसे कम वाला टाइम है। तो यह कौन से डेट का टाइम है? 10/6/2016 का। तो सूर्य उदय 10/6/2016 को जल्दी हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बेहतर लगे तो लाइक कीजिए और सभी ग्रुप्स में इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।